अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। और इस उम्मीद के साथ कि आप अपने पेपर की बेहतरीन तैयारी कर चुके होंगे और आप पुरअतमाद होंगे, मैं आपके साथ एमसीक्यूज़ के हवाले से, क्योंकि देखें बेटा बात वही आ गई, 40 मार्क्स के एमसीक्यूज़ इस साल आ रहे हैं, तो हमें इनकी केयर करनी पड़ेगी। हमें 10 ईयर्स को रिपीट करना पड़ेगा, हमें प्रीलियम पेपर्स के एमसीक्यूज़ देखने होंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि इंशाअल्लाह ताला कल ये पोर्शन एमसीक्यूज़ का आपका अच्छा हो। आइए अब हम डीजे कॉलेज, जो बॉयज़ कॉलेज है कराची का, इसका जो प्रीलियम पेपर हुआ, इनके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपने मेरे पास लेक्चर्स देख लिए होंगे, जिसमें मैंने गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज और एसएम कॉलेज के एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन डाला है। आप उनको देखिए, डीजे कॉलेज को देखिए, इंशाल्लाह ये पोर्शन आपका अच्छा होगा। आइए अपने आज के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। तो बेटा पहला एमसीक्यू आपके सामने आ गया है और ये चैप्टर 1 से है, डी मॉर्गन लॉ से आ रहा है। डी मॉर्गन के दो लॉज हैं, ई एंड बी का होल कॉम्प्लीमेंट। आपको पता है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यहाँ यूनियन होगा तो इधर क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन। और इसका एक लॉ और भी है, अगर अंदर इंटरसेक्शन आएगा तो बाहर क्या हो जाएगा यूनियन। तो इसमें अभी अंदर यूनियन आ रहा है तो बाहर क्या आ गया इंटरसेक्शन। ये इसकी राइट साइड आ गई लॉ की। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। जी अगला सवाल चैप्टर नंबर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर से आ रहा है कि 4a² प्लस 9b² को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हमें फैक्टराइज करना है। तो इसको नीचे देखिए, मैंने इस तरीके से किया है कि 4a² प्लस 9b² लिखा हुआ था, तो आपने पढ़ा था फॉर्मूला a² माइनस b²। तो हमने एक माइनस साइन लगाई और एक माइनस साइन अंदर कर दी ताकि माइनस माइनस दोबारा क्या हो जाएंगे प्लस। आपको पता है जो -1 है ये आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है, तो बाकी 9 और b² थे, तो आयोटा पे भी हमने स्क्वायर लगा दिया -1 को हटाकर। और अब ये हम बनाएंगे a² माइनस b² वाला फार्मूला। तो ये 2a का स्क्वायर है और ये 3b आयोटा का होल स्क्वायर हो गया। और फार्मूला खोल देंगे a² माइनस b² का, तो a माइनस बी और a प्लस बी, इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं अगले पर। जी 3.5 से दोबारा आ गया कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स इक्वल होंगे। ये बात सबने पढ़ ली है। आप इस टाइप का एमसीक्यू बहुत बार आ चुका है, तो इसको पक्का कर लीजिए। हम चलते हैं अगले पेज पर। तो एक काम को आगे बढ़ाते हैं, अगले पेज पर हम आ गए हैं और यहाँ पर डिटरमिनेंट नज़र आ रहा है कि ए डिटरमिनेंट की वैल्यू दी हुई है 1 2 3 4, यानी कि मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बना हुआ है 2 रोज 2 कॉलम का। और यहाँ सवाल ये है कि बताइए ए ट्रांसपोज लेने के बाद अगर उसका डिटरमिनेंट निकाला जाए तो आंसर क्या आएगा। वैसे मैं यहाँ पर इससे ये प्रॉपर्टी आपको याद दिला दूँ कि एक प्रॉपर्टी है कि ए डिटरमिनेंट या ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है। तो ये प्रॉपर्टी है कि खाली ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालें या उसका ट्रांसपोज लेकर डिटरमिनेंट निकालें, आंसर क्या आएगा, सेम। तो नीचे मैंने सॉल्व कर दिया है, पहले ट्रांसपोज ले लिया समझाने के लिए कि रो को कॉलम बना दिया और इसका डिटरमिनेंट एक्सपेंड करा तो आंसर आ रहा है -2, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। बेटा अगला सवाल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि डन है तकरीबन कि ये एक पार्ट इस टाइप का कल लाजमी होगा कि जहाँ पर 9.2 सवाल आ रहा है कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हुए हैं, इनका बिहेवियर दिया हुआ है और क्वाड्रेंट का नाम पूछा जा रहा है। तो सेक थीटा भी पॉजिटिव है और साइन थीटा भी पॉजिटिव है। तो ऐसा पहले क्वाड्रेंट के अलावा कहीं मुमकिन नहीं है कि दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बैक वक्त प्लस के हो जाएं। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके लिए मैं ये डायग्राम शेयर कर रहा हूँ, एक बार फिर रिपीट करिएगा। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, ये सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कॉट सेक पॉजिटिव, ये थर्ड क्वाड्रेंट टैन और कॉट पॉजिटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। इसको अच्छा कर लीजिए, कल इंशाल्लाह इसमें से एक एमसीक्यू लाजमी आएगा। जी बेटा नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ गए हैं और ये कन्वर्जन आ गई है 9.1 से कि 3π/4 रेडियन डिग्री में किसके इक्वल होता है। एज यू नो पाई के लिए 180 होती है। आप 180 को 4 से कैंसिल कराएंगे तो 45 बचेगा। 45 3 ज़ा 135 डिग्री, तो इसका आंसर है। सब पक्का कर लें इसको। ये कन्वर्जन यहाँ दिखा भी दी है, इसको भी देख लीजिएगा।
जी नेक्स्ट पे चल रहे हैं नंबर 7। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कैन नॉट हैव दिस एज इट्स फर्स्ट टर्म। इन नीचे 4 टर्म्स दी हुई हैं, इनमें से कौन सी टर्म जीपी की पहली टर्म नहीं हो सकती। तो एज यू नो आपको जीपी की जनरल फॉर्म याद है, ए कॉमा ए आर स्क्वायर द फर्स्ट टर्म हर टर्म में होती है, मल्टीप्लाई हो रही होती है रेशियो के साथ, इसलिए जीरो नहीं हो सकती। अगर जीरो हो गई तो इट मीन पूरी जीपी ही आपकी जीरो हो जाएगी। तो इट इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आइए काम को आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल नजर आ रहा है जो कि चैप्टर 7 से दिखाई दे रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इन सिंगल टॉस ऑफ कॉइन। बहुत ही आसान है। कॉइन में 2 ही फेस हैं, एक हेड और एक टेल। तो यहाँ पे टेल आने का चांस मांग रहा है, तो 1/2। टेल एक ही फेस पर है और पॉसिबल आउटकम 2 हैं। 1/2 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन। जी यहाँ समझा भी दिया है, इसको अब यहाँ से भी देख लीजिएगा। हम चलते हैं आगे। जी नंबर 9 पर आते हैं। जी अगले सवाल में हमें यहाँ पर ये एक्सरसाइज नंबर 3.6 से सवाल आ गया है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और इसके रूट्स का सम हमसे मांगा जा रहा है। तो सबको पता है कि ये वाई स्क्वायर के साथ जो है कोफिशिएंट 1 है तो वो a है, y के साथ वाला b है -2 और आखिर में c है। तो सम ऑफ रूट्स का एक फार्मूला है, आपको याद होगा। पहले हमने a b और c को उठा लिया और लगाया फार्मूला -b/a। इसको याद रखना है। माइनस बाहर आ गई, b -2 हो गया, a1 तो -1 +2 हो गए, तो इसलिए इसका आंसर +2 आ रहा है। आई होप बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल परफेक्ट हो गया होगा। थोड़ा सा आसान ठंडे दिमाग से इसको रिलैक्स होकर पक्का कर लें ताकि कल जब पेपर में आए तो इंशाअल्लाह ताला ये आपका गलत ना हो। तो डीजे कॉलेज के एमसीक्यूज को आगे बढ़ाते हुए हम नंबर 10 पर आ गए हैं और यहाँ ये चैप्टर 6 से सवाल आ रहा है और आई थिंक जीपी से आ रहा है, या देख लेते हैं। खैर यहाँ पर हमें सीक्वेंस दिया हुआ है 3927 एज यू नो जीपी लग रही है, मगर अभी हमसे इसकी एन टर्म यानी जनरल टर्म मांग रहा है। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इस टाइप का सवाल याद रखिएगा बेटा। मैं यहाँ बात करती हूँ, जब भी एन टर्म का सवाल आए तो आप जो भी जनरल टर्म दी हुई नीचे उनमें बारी बारी एन को 1 2 3 रख के देखिए। अगर वो दी हुई टर्म बन रही है तो वही उसकी जनरल टर्म कहलाएगी। तो यहाँ लास्ट ऑप्शन देखें 3 पावर n। अगर हम यहाँ पे n को 1 रखते हैं तो 3 बन जाएगा, n को 2 रखते हैं 9 बन जाएगा, n को 3 रखते हैं 27। तो इसलिए 3 पावर n इज द करेक्ट आंसर हेयर। लेकिन मैं ये कह दूं कि कल अगर कोई भी सीक्वेंस आ जाए और जनरल टर्म मांगी जाए तो अब नीचे जाके डायरेक्ट n को 1 2 3 रखिएगा चारों के अंदर। अगर शुरू की 3 टर्म मिल जाती हैं तो वही उसकी जनरल टर्म होगी। चलते हैं आगे। जी नंबर 11 आसान सा है, चैप्टर 12 से आ रहा है। जो फॉर्मूला था एस वाला a+b+c/2, उसी फॉर्मूले से यहाँ पर आप देखें b के साथ माइनस आ रहा है। तो जब भी माइनस आएगा, जब हम s में से b को माइनस कराएंगे तो अगर ये a माइनस का आ जाए तो s-a हो जाएगा, c माइनस का जाए तो s-c हो जाएगा। तो आई होप ये आप देख लेंगे। s-b इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन। जी अगला क्वेश्चन आ गया है, पहले भी हम कर चुके हैं। मिडिल टर्म मांगी जा रही है, पावर 2n इवन आ रही है। चैप्टर 8 का सवाल है 8.3 का, और आपको पता है कि मिड टर्म जो इवन होती है तो फार्मूला होता है n+2/2। n यहाँ पे 2n है तो 2n+2/2, 2 कॉमन निकला, 2 से 2 कैंसिल और n+1 इसकी मिड टर्म बन जाएगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। जी अगले सवाल में सर्कम रेडियस का फॉर्मूला बार बार आपसे मांगा जा रहा है, ABC/4 डेल्टा। इसको याद रखें। जी अगले क्वेश्चन में लॉ ऑफ कोसाइन, आपको पता है 3 फॉर्म होती हैं, अल्फा की अलग, बीटा की अलग, गामा की अलग। तो यहाँ बीटा की फॉर्म मांग रहा है तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है कि लॉ ऑफ कोसाइन बीटा के बिल्कुल फिट हो रहा है। b² + c² - cos बीटा। बाकी ऑप्शंस गलत हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो बेटा अगले पेज पर आ गए हैं। डीजे कॉलेज के एमसीक्यूज आगे बढ़ते हुए ये चैप्टर 11 से एमसीक्यू आ रहा है कि अगर जब हम ड्रॉ करते हैं साइन और कोसाइन का ग्राफ तो ये कैसा आता है। तो एज यू नो इसमें कर्व बनती है, कहीं भी ब्रेकिंग नहीं होती, कहीं भी इन्फिनिटी नहीं आता जिससे हमें कर्व को तोड़ना पड़े। तो इसलिए ये कंटिन्यूस कर्व कहलाती है, इसको याद रखिएगा। अगर यहाँ टेंजेंट का आ जाए तो वो हो जाती है डिसकंटिन्यूस, क्योंकि बीच में से इन्फिनिटी आ जाता है तो कर्व को हमें ब्रेक करना पड़ता है। इसको याद रखिएगा। जी नंबर 16 ये चैप्टर 8 से आ रहा है। 8.5 में आपने बाइनोमियल सीरीज का फॉर्मूला पढ़ा है। तो ये राइट साइड दे दी गई है, इसको बंद करना है। लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड 1 + x⁴n ही होगी। तो ये फॉर्मूला बंद करना है। राइट साइड गिवन है, लेफ्ट साइड आपकी पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। आई होप क्लियर हो गया होगा।
5p3 परमुटेशन आ रहा है, कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 5 NPR 3 इक्वल दबाएंगे 60 आ जाएगा। नहीं तो फार्मूला भी इसका याद रखें, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये NPR का फार्मूला है परमुटेशन का, यानी कॉम्बिनेशन में डिवाइड में r फैक्टोरियल का इजाफा हो जाता है, परमुटेशन में r फैक्टोरियल नीचे एक्स्ट्रा नहीं आता। तो n यहाँ पर ऊपर वाला है 5 और r है 3, ऊपर 5 रखा नीचे 3 रखा, 5 फैक्टोरियल अपॉन ये माइनस हो जाएगा 5 फैक्टोरियल 120 डिवाइड बाई 2, तो 60 आंसर इसलिए करेक्ट है जी। ओमेगा भी पावर 64 आ रही है, चैप्टर 3 से आ रहा है। ओमेगा क्यूब 1 होता है तो नियरेस्ट मल्टीपल 63 है, हम इसको 63 और 1 में ब्रेक कर देंगे, 63 वाला 1 हो जाएगा और ओमेगा से मल्टीप्लाई होकर ये आंसर ओमेगा बचेगा सिर्फ। तो बेटा काम को आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल ट्रिग्नोमेट्री से लग रहा है, 9.1 से दिखाई दे रहा है कि हमें रेडियस गिवन है, आर्क लेंथ गिवन है, एंगल मांगा जा रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि S इक्वल टू R थीटा वाला फार्मूला होता है, और वो अगर हम अरेंज कर लें थीटा के लिए तो S अपॉन R हो जाएगा थीटा के बराबर। S 20 दिया हुआ है, R 10 दिया हुआ है, कैंसिल करें 2 रेडियन, सेंटीमीटर कट जाएंगे, रेडियन 2 रेडियन इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आप इसको देख लेंगे जी। नेक्स्ट पर आते हैं। यहाँ पर आपके पास दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का क्राइटेरिया पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो एज यू नो मल्टीप्लाई करने के लिए ऑर्डर का सेम होना लाजमी नहीं है, यानी अगर रॉज और कॉलम की तादाद अलग अलग भी है तब भी दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। हाँ, मैट्रिक्स के अलजेब्रा में ये ख्याल रखना होता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है, लेकिन यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करके देखना है तो वो ये होगा कि पहले वाले में कितने कॉलम हैं और दूसरे वाले में कितनी रॉज हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी जो मैट्रिक्स पहले है उसमें कॉलम गिने जाएंगे, जो बाद में है उसमें रॉज गिनी जाएंगी। अगर वो दोनों इक्वल आ रही तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके लिए ऑर्डर का सेम होना लाजमी नहीं है, ऑर्डर सेम नहीं भी होगा तब भी मल्टीप्लाई हो सकता है अगर ये कंडीशन पूरी हो रही हो। तो आई होप क्लियर हो गया। चलते हैं आगे जी। 21 बड़ा यूनिक MCQ है, इसको बड़ा अच्छे तरह देख लें आप लोग कि चैप्टर 6 है, पहला ही पेज है बुक का। अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन, यानी सीक्वेंस फंक्शन है f जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर होती है, यानी आप कोई पॉजिटिव इंटीजर जिसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर वो इंसर्ट करते हैं, रिटर्न में वो आपको आंसर देता है, और आंसर कुछ भी आ सकता है, रियल भी आ सकता है और कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है। इसलिए ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं सीक्वेंस जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर हो और रेंज रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर हो। बाकी ऑप्शन गलत हैं, इसको पक्का कर लीजिएगा जी। एडिटिव इनवर्स आपको पता है, सिर्फ साइन चेंज किया देगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस है। बहुत आसान सा था ये। कॉमन रेशियो जीपी की कभी भी जीरो नहीं आ सकती, जैसे कि हमने पहले भी एक MCQ देखा ऊपर कि अगर ये जीरो हो गई तो फिर आर सब में चल रहा है और फिर ये सबको जीरो कर देगा। डीजे कॉलेज के MCQs को आगे बढ़ाते हुए अगले पेज पर आ गए हैं। एनी सेकंड डिग्री इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, तो याद रखिए इसकी पावर 2 आ रही है तो कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाकी ऑप्शंस गलत हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है सेकंड डिग्री इक्वेशन, तो इसको पक्का कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ गया 25, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि ए की मैग्नीट्यूड 0 से कम है, यानी माइनस में है ए और बी भी माइनस में है, और अगर हम मल्टीप्लाई कराएं रूट ए और रूट बी को तो बताइए आंसर क्या आएगा। तो बेटा आप आराम से समझें कि नेगेटिव नंबर का रूट आपको पता है आयोटा बन जाता है, तो इमेजरी बन जाता है, तो इट मीन्स ए भी माइनस में है और बी माइनस में। तो अगर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो दोनों के अंदर आयोटा आ जाएगा। आयोटा दो जगह आ रहा है, ए के साथ भी और बी के साथ भी, तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और वो -1 होता है, और ये दोनों आपस में जो बाकी कोएफिशिएंट है मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट है कि माइनस साइन बाहर आ जाएगा रूट ए बी जी। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, आर्क साइन मतलब साइन इनवर्स माइनस √3/2 तो माइनस 60 डिग्री आता है, रेडियन में क्या हो जाएगा -π/3 हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया जी। 27 में आते हैं। y इक्वल टू cos x फंक्शन दिया हुआ है और उसकी रेंज मांगी जा रही है। रेंज मतलब आप थीटा रखते हैं तो रिटर्न में वो y देता है, तो रेंज मतलब cos का सबसे छोटा आंसर क्या होगा, -1 आता है आंसर, और बड़ा क्या होगा 1, तो रेंज cos x की लाई करती है -1 1 के बीच में, जिसमें दोनों शामिल होते हैं
जी ये थ्योरम है चैप्टर 6 का, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तीनों अगर आपस में रिलेट किए जाएं तो ये ज्योमेट्रिक मीन है, ए और एच इन दोनों के बीच में जी आता है, तो जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच। ये फॉर्मूला थ्योरम भी है बुक के अंदर कि ज्योमेट्रिक मीन ए और एच के बीच में आता है, तो ये जी एम का फॉर्मूला है, जी एम इक्वल टू अंडर रूट ए एच और जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच। तो आई होप ये आपको याद रह जाएगा। तो बेटा अगले पेज पर आपके सामने आ गए हैं और यहाँ आप देखें तो चैप्टर 2 से एमसीक्यू आ रहा है कि इमेजनरी पार्ट मांग रहा है आयोटा इंटू 3+5 आयोटा का। तो आपको पता है आयोटा बाहर मल्टीप्लाई होगा, दोनों से हो जाएगा, 3 से भी और 5 आयोटा से भी। जब 5 से होगा तो आयोटा पहले से है तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और -1 से आयोटा यहाँ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 3 के साथ आयोटा लगा रहेगा। इट मीन्स जो इसका इमेजनरी पार्ट है वो क्या होगा, 3 होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। जी नेक्स्ट पर आते हैं, दोबारा चैप्टर 2 से आ रहा है, मैग्नीट्यूड मांगी जा रही है 3 - 4 आयोटा की। तो एज यू नो मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस निकालना है जेड का। इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए 3 है, बी -4 है, सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ गया 5। तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या है 5। आई होप क्लियर हो गया होगा। जी अगला एमसीक्यू 31, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। तो बताएं कॉस थीटा क्या होगा। तो बेटा अगर हम पहली इक्वेशन में साइन को वहाँ ले जाएं, साइन वर्ड्स लेंगे 1/√2 का, तो ये 45 डिग्री आता है। और मैट्रिक में आपने पढ़ा है कि साइन 45 भी 1/√2 है और कॉस 45 भी 1/√2 है, इसलिए कॉस भी क्या होगा 1/√2 होगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जी तो ये ब्लैंक चैप्टर 10 से आ रही है, 1 + cos थीटा किसके बराबर है, सवाल ये किया जा रहा है। तो नीचे आप देख सकते हैं हाफ एंगल का फार्मूला cos थीटा अपॉन 2 इक्वल टू √1 + cos थीटा अपॉन 2। इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट गया। और अब हमें अरेंज करना है 1 + cos थीटा के लिए, तो मैं इस 1 + cos थीटा को यहीं छोड़ रहा हूँ, 2 डिवाइड कर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यूँ 1 + cos थीटा बराबर आ गया 2 cos² थीटा अपॉन 2 के, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आई होप क्लियर हो गया होगा। जी 33 बहुत आसान सा है, चैप्टर 4 से आ रहा है कि एक मैट्रिक्स अगर सिंगुलर हो जाए तो उसके डिटरमिनेंट का आंसर क्या होता है 0। इसको याद रखिए। 34 भी आसान सा है, ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 5। तो आपको 3.3 पड़ी है, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है। ओमेगा 4 को ब्रेक करेंगे क्यूब और 1 में, तो ओमेगा 1 ओमेगा, और ओमेगा 5 को ब्रेक करेंगे 3 और 2 में, तो ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर। यूँ ये डायरेक्ट फार्मूला है कि 0 के इक्वल होता है सम, तो 0 इसका पहला ऑप्शन करेक्ट है। जी ये भी आपने चैप्टर 8 पढ़ा हुआ है कि नंबर ऑफ टर्म पूछी जा रही हैं कितनी होंगी, जितनी पावर है टर्म उससे एक ज़्यादा होती है, तो 9 पावर है तो टर्म कितनी होंगी 10। इसको याद रखें। तो डीजे कॉलेज के एमसीक्यूज को आगे बढ़ाते हुए हम बिल्कुल तक एंड पर आ गए हैं। याद रखें 40 एमसीक्यूज हैं, बहुत आराम आराम से तसल्ली के साथ, गलत नहीं भरना है, कंसंट्रेट कीजिएगा। 36 बड़ा आसान सा है, यहाँ पर डिटरमिनेंट फंक्शंस दिए हुए हैं, साइन 60 cos 30 cos 60 साइन 30। तो ये फार्मूला बंद हो रहा है, साइन अल्फा माइनस बीटा का मैंने ये शो कर दिया है, अल्फा 60 डिग्री है, बीटा 30 डिग्री, बंद करेंगे और 60 - 30 30 बचेगा, साइन 30 1/2 है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब इसको आराम से देखिएगा। कॉज एक इवन फंक्शन है, तो कॉज में अगर माइनस साइन आएगी तो माइनस साइन खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर ये साइन या टेन में आती है माइनस साइन तो माइनस बाहर आ जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। साइन 2x का पीरियड पूछा जा रहा है, तो एज यू नो साइन का पीरियड होता है 2 पाई, लेकिन अगर एंगल के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम सिर्फ x को पाई लेंगे ताकि उसका पीरियड बन जाए साइन 2 पाई। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है पाई। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, एज यू नो कि 1 को जब हम क्यूब रूट लेते हैं तो 3 आंसर आते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अगर उन तीनों को दोबारा मल्टीप्लाई करा दें तो ओमेगा क्यूब बन जाएगा और वो 1 के बराबर है, इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। आई होप क्लियर हो गया होगा। बल्कि इससे याद रखें कि कोई भी नंबर हो अगर क्यूब रूट को मल्टीप्लाई करा दें तो वही नंबर मिल जाए। जैसे कि 27 के 3 आंसर आए थे, 3 ओमेगा 3 ओमेगा स्क्वायर, जब उनको मल्टीप्लाई करें तो दोबारा से क्या मिल जाएगा 27। आखिरी बहुत आसान सा रहा कि अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट इज कॉल्ड यूनिट सर्कल। ऐसा सर्कल इसका रेडियस 1 यूनिट हो वो कहलाता है यूनिट सर्कल, इसको याद रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने डीजे
गवर्नमेंट साइंस कॉलेज कराची के जो प्रीलियम पेपर हुआ उसके एमसीक्यूज का सोल्यूशन पेश करा। इस उम्मीद के साथ और इस दुआ के साथ कि कल आपका पेपर बहुत शानदार हो और आप पुरअतमाद फील कर रहे हों। टेंशन बिल्कुल ना लें, रिलैक्स रहें, काम योर नर्व्स। देखें, जब आप रिलैक्स होंगे तभी आपका दिमाग सही काम करेगा। मैथ एक फ्रेश अप्रोच मांगता है, तो रात को लाजमी सोइएगा ताकि सुबह आप जल्दी उठ जाएं, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, फजर की नमाज़ पढ़ें। लेकिन आपने दिमाग को रिलैक्स भी देना है, तभी ये सुबह अच्छा वर्क करेगा। और एमसीक्यूज़ के लिए बेटा ख्याल कीजिएगा, आराम आराम से। जब आप मैथ्स कर रहे हो तो पूरी तवज्जो आपकी पर्चे पे होनी चाहिए, चाहे बराबर कुछ भी हो रहा हो वहाँ पे ना देखें, आप पेपर पे ध्यान दें। जब ध्यान आपका बटेगा तभी गलती आपसे होगी। तो आई होप कि आप अपने ध्यान को नहीं बांटेंगे, काम करते हुए लिखते हुए कॉपी में अपनी तवज्जो फोकस रखनी है और एक एमसीक्यू को बार बार देखना है ताकि आप गलत ना कर दें। और जब कंप्लीट कर लें, अपनी ओएमआर शीट भरने लगें, तो उससे पहले एक बार फिर उसको चेक कर लें कि बहसे इंसान कोई मिस्टेक हमसे अगर हो गई है तो रेक्टिफाई हो जाए। आई होप कि कल का सेक्शन ए आपका बहुत शानदार होगा, आप इस पैकेज से फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।